हम कर रहे थे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चैप्टर थर्ड। तो चैप्टर थर्ड में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को लेकर हमने बात की कि कुछ सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये कौन सी सर्विसेज हैं जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 9(3) ऑफ एसजीएसटी एक्ट, या हम कहें सेक्शन 7(3) ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 5(3) ऑफ आईजीएसटी एक्ट के तहत नोटिफाइड हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 डेटेड 20 जून 2017। ठीक है, तो कुछ सर्विसेज हमने समझ ली थी पिछली क्लास में कि उन पर आरसीएम लगेगा। कुछ सर्विसेज और भी हैं जिन पर आरसीएम लगेगा। तो इस नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 5B जो कि आपको पेज नंबर 47 पर दे रखी है। तो पेज नंबर 47 पर एंट्री 5B देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टेक्निकल है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। तो ढंग से समझते हैं इसको। एंट्री नंबर 5B कौन सी सर्विस है? सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन, और वो एनी पर्सन है लैंड ओनर। ठीक है, लैंड का ओनर वो सर्विस दे रहा है। कैसी? बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट TDR और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल FSI। तो कोई पर्सन है वो लैंड का ओनर है, वो उस लैंड के रेस्पेक्ट में डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है या FSI ट्रांसफर कर रहा है, और FSI का फुल फॉर्म है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ठीक है, क्यों ट्रांसफर कर रहा है? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट। ठीक है, बाय ए प्रमोटर, डेवलपर और बिल्डर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या बात कही जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड ओनर है मिस्टर P। मिस्टर P जो है लैंड ओनर है। ठीक है, और लैंड ओनर एनी पर्सन हो सकता है। वो क्या ट्रांसफर कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और FSI। ये ट्रांसफर करना सप्लाई ऑफ सर्विस है। इस पर गवर्नमेंट ने आरसीएम लगाया है। तो इस सर्विस का रेसिपिएंट कौन है? प्रमोटर ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, या हम कहें डेवलपर या बिल्डर। ठीक है, तो रेसिपिएंट है प्रमोटर, तो इस सर्विस पर आरसीएम है तो टैक्स कौन देगा? प्रमोटर। तो लैंड ओनर ने जो TDR ट्रांसफर किया, FSI ट्रांसफर की, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और उस सर्विस का जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करेगा? रेसिपिएंट प्रमोटर। क्लियर? देखिए ऐसी सेक्शन इनकम टैक्स में भी है, और इनकम टैक्स में कौन सी सेक्शन है? ध्यान है आपको, कैपिटल गेन चैप्टर में सेक्शन आपके है 45(5)A हमने इनकम टैक्स में पढ़ी, IT इनकम टैक्स में हमने पढ़ी कैपिटल गेन चैप्टर में। वहां पर हमने बात की थी, क्या की थी? देखो मिस्टर P है, उसके पास एक प्रमोटर को हम नाम देते हैं यूनिक बिल्डर। तो यूनिक बिल्डर प्रमोटर है UB, यूनिक बिल्डर। ठीक है, यूनिक बिल्डर का काम है कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो उसे जमीनें चाहिए होती हैं। वो मिस्टर P के पास आया कि आप अपनी बिल्डिंग लैंड मेरे को ट्रांसफर कर दो, पूरी ट्रांसफर मत करो, उसका मेरे को क्या करो? डेवलपमेंट राइट
ट्रांसफर करो। कैसे? तो मिस्टर पी अपना लैंड पर जो डेवलपमेंट राइट है वो यूनिक बिल्डर यानी प्रमोटर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, कैसे दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। तो मिस्टर पी के पास यूनिक बिल्डर आता है और बोलता है कि मुझे आप अपनी लैंड दो, इस पर मैं अपने खर्चे से कंस्ट्रक्शन कराऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन का सारा खर्चा यूनिक बिल्डर उठाता है। ठीक है, सपोज उसमें 50 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनी, यूनिक बिल्डर ने उसमें 50 रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाई, फ्लैट्स बनाए। ठीक है, उसमें से 10 फ्लैट वो मिस्टर पी को दे देगा। मिस्टर पी को 50 फ्लैट्स में से वो 10 फ्लैट मिस्टर पी को दे देगा, बाकी के 40 फ्लैट ये प्रमोटर पब्लिक में बेचेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो मिस्टर पी ने क्या किया, मिस्टर पी लैंड ओनर है और इस लैंड के रेस्पेक्ट में उसने डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किया प्रमोटर को, यूनिक बिल्डर को। तो ये जीएसटी कानून में सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट इस सर्विस का रेसिपिएंट कौन है? प्रमोटर। और हम यहां पढ़ रहे हैं कि प्रमोटर रेसिपिएंट इस सर्विस का टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने के लिए लायबल माना जाएगा अंडर आरसीएम। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आई कि ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट। ठीक है, अच्छा ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई क्या होता है ये समझना है। ठीक है, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स एफएसआई क्या होता है ये समझना है हमें। चलिए, तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स को समझते हैं डिटेल में क्या होता है। आ जाइए, ये चार्ट इसके थ्रू हम समझते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं हम। तो फ्लोर स्पेस इंडेक्स शॉर्ट में बोले तो एफएसआई। ठीक है, सपोज प्लॉट साइज है 10,000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसका कवरेज एरिया 80% बिल्टअप की परमिशन है। देखो, हर सिटी में एक लोकल अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो जैसे जोधपुर में जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो परमिशन देती है कि आपका जो टोटल एरिया है, प्लॉट साइज है, उस पर आप कितना % कंस्ट्रक्शन कराओगे, ज्यादा से ज्यादा। रीजन, कुछ पोर्शन आपको खाली भी छोड़ना पड़ेगा, अनबिल्ट भी छोड़ना पड़ेगा। तो आपका प्लॉट साइज है 10,000 स्क्वायर फीट का और आपको आपकी सिटी की लोकल अथॉरिटी ने परमिशन दी है कि आप उस पर 80% बिल्टअप कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लोर्स कितने बनाएंगे आप, कितने मंजिला वो बिल्डिंग बनेगी। तो फ्लोर्स कितने मंजिल बनेंगे, फॉर एग्जांपल 3.50 इतने फ्लोर्स बनाए जाएंगे उस बिल्डिंग में। अब तो टोटल बिल्टअप एरिया कैसे निकालेंगे, हमें निकालना होगा टोटल बिल्टअप एरिया। तो देखो, प्लॉट साइज है 10,000 स्क्वायर फीट, 80% पर ही कंस्ट्रक्शन होगा, बाकी तो अनबिल्ट छोड़ना पड़ेगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। और उस पर हम 3.50 फ्लोर्स बनाएंगे, 3.50 फ्लोर्स बनाएंगे उस पर। तो हमारा टोटल बिल्टअप एरिया हम देखें हुआ 28,000 स्क्वायर फीट। ये कैसे हुआ, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों के हिसाब से। ये हमारा टोटल बिल्टअप एरिया हुआ 28,000 स्क्वायर फीट। अब एफएसआई कैसे निकलेगी, इस बात को ढंग से समझना। फ्लोर स्पेस इंडेक्स, टोटल बिल्टअप एरिया आपका है 28,000 डिवाइड बाय प्लॉट एरिया।
तो टोटल बिल्टअप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, और प्लॉट एरिया आपका 10,000 स्क्वायर फीट, तो आपका FSI आया 2.80। तो FSI है इस केस में 2.80। ये इस तरीके से FSI निकाला जाता है। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है उसमें ये काफी पॉपुलर वर्ड है FSI, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो देखो आपका इस केस में FSI कितना आया 2.80। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही प्रमोटर को ट्रांसफर करें, पूरा का पूरा FSI आप एक ही बिल्डर एक ही प्रमोटर को ट्रांसफर करें, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इस केस में सपोज आपने बिल्डर 1 को कितना आपने FSI ट्रांसफर किया, आपका टोटल FSI कितना है 2.80। टोटल FSI कितना है 2.80, उसमें से 2 आपने ट्रांसफर किया बिल्डर 1 को। तो कितना स्क्वायर फीट ट्रांसफर हुआ, प्लॉट साइज आपका 10,000 था, तो टोटल ये हुआ आपका 20,000 स्क्वायर फीट आपने बिल्डर 1 को ट्रांसफर किया TDR, ठीक है। और बिल्डर 2 को रिमेनिंग आपका टोटल FSI कितना था 2.80। तो 2 तो आपने बिल्डर 1 को ट्रांसफर कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 0.80, ठीक है। उसको प्लॉट एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। प्लॉट एरिया कितना था 10,000 स्क्वायर फीट, तो कितने आपने स्क्वायर फीट कितने ट्रांसफर किए बिल्डर 2 को 8,000 स्क्वायर फीट ट्रांसफर किए, ठीक है। तो अगर स्क्वायर फीट के टर्म्स में बात करें तो 28,000 स्क्वायर फीट, उसमें से आप 20,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन बिल्डर 1 को दे रहे हो और 8,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन आप बिल्डर 2 को दे रहे हो। कोई जरूरी नहीं होता है कि आप एक ही बिल्डर को FSI ट्रांसफर करें। FSI समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं उस केस में FSI का मीनिंग ये होता है। क्लियर? चलिए FSI का मीनिंग समझ आ गया होगा, तो हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। हम समझ रहे थे कि अगर लैंड ओनर, हमने क्या समझा अभी तक, लैंड ओनर अपना डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है या FSI ट्रांसफर कर रहा है, किसको, प्रमोटर को, बिल्डर को, डेवलपर को, ठीक है। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट इस पर RCM है। RCM में तो टैक्स कौन देगा, इस सर्विस पर जो लैंड ओनर ने प्रमोटर को दी है TDR ट्रांसफर करने की, FSI ट्रांसफर करने की जो सर्विस दी है लैंड ओनर ने प्रमोटर को, इस पर रेसिपिएंट प्रमोटर टैक्स देगा। कौन देगा टैक्स, रेसिपिएंट प्रमोटर, क्योंकि RCM लगेगा। क्लियर? तो ये जो ट्रांसफर हुआ डेवलपमेंट राइट और FSI, ये हुआ फर्स्ट सप्लाई, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट सप्लाई। क्लियर? अच्छा, फिर प्रमोटर भी उस पर कंस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। तो प्रमोटर का काम कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर में मिस्टर P भी इंक्लूड हुआ क्योंकि उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ठीक है। तो पब्लिक में मिस्टर P भी इंक्लूड है। तो प्रमोटर जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है वो भी क्या है, वो भी है आपका सप्लाई ऑफ सर्विस, बट उस पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो प्रमोटर जो सर्विस दे रहा है पब्लिक को, इंक्लूडिंग मिस्टर P, वो कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट उस पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब फर्स्ट सप्लाई जो हुई उस पर RCM और सेकंड सप्लाई जो हुई उस पर NCM लगेगा।
क्लियर? तो शुरू से बात करते हैं इसकी। देखो, शुरू से बात करते हैं इसकी, दोबारा रिवाइज करो उसको। टेक्निकल पॉइंट है इसमें काफी, तो दोबारा इसको आप रिवाइज करो। इनकम टैक्स में इसका सेक्शन हमने बात करी थी, सेक्शन 45(5)(a), ठीक है? तो देखो, अब सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन, जो कि लैंड ओनर है, वो कौन सी सर्विस ट्रांसफर कर रहा है? वो सर्विस सप्लाई कर रहा है कौन सी? ट्रांसफर ऑफ टीडीआर, ठीक है? डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहा है। और एफएसआई का हमने क्या मीनिंग समझा? एफएसआई को हमने एग्जांपल से समझा ना अभी। एफएसआई मींस रेशियो ऑफ बिल्डिंग्स टोटल और ग्रॉस फ्लोर एरिया टू द साइज ऑफ लैंड अपॉन विच इट इज बिल्ट। हमने बात की है ना, एफएसआई कैसे निकलेगी? टोटल बिल्ट अप एरिया अपॉन प्लॉट एरिया, ठीक है? तो क्यों ट्रांसफर कर रहा है ये लैंड ओनर प्रमोटर को? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, और वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल नेचर का हो सकता है, कमर्शियल नेचर का हो सकता है। मतलब प्रमोटर ये क्यों ले रहा है? वो उस पे फ्लैट्स बनाएगा रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, या ऑफिसेस और शॉप्स कमर्शियल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन करेगा। तो चाहे प्रमोटर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले, चाहे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन के लिए ले, इस पर आरसीएम लगेगा। तो लैंड ओनर ट्रांसफर कर रहा है टीडीआर और एफएसआई, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, आरसीएम लगेगा, टैक्स प्रमोटर देगा। क्लियर? अब एक इशू, रिलेटेड इशू और भी है, तो उसकी बात हम यहीं पर कर लेते हैं। प्रमोटर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है पब्लिक के लिए, कस्टमर्स के लिए, वो भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है? और उस पे एनसीएम लगेगा। आपको ध्यान है, हमने शेड्यूल 2 पढ़ी थी कि कस्टमर से एडवांस लेकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन करता है तो उसे शेड्यूल 2 में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है, ठीक है? अगर थोड़ा सा भी पैसा कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले आया है, वहां पर हमने बात करी थी ना कि थोड़ा सा भी पैसा, अगर इसे सप्लाई ऑफ सर्विस कब माना जाता है? हमने बात करी थी शेड्यूल 2 के अंदर, ठीक है? शेड्यूल 2, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? अगर जो बिल्डर है कंस्ट्रक्शन वर्क करता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग, इसमें से जो भी अर्लियर हो, अगर पैसा थोड़ा सा भी पहले आया है, होली और पार्टली, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है एज पर शेड्यूल 2। और शेड्यूल 2 हम 2nd चैप्टर में पढ़ चुके थे, और खैर वो बात मैंने आपको दोबारा बता दी अभी। तो ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट भले ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट इस पे एनसीएम लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है? अब हमने एक बात और भी की थी, अगर एंटायर कंसीडरेशन कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन दोनों में से जो भी अर्लियर हो, अगर उसके बाद में रिसीव हुआ एंटायर कंसीडरेशन, तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर सारा का सारा कंसीडरेशन पहले रिसीव हुआ तो ही इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और इस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बात समझ आई? ये हमने बातें समझी थी ना शेड्यूल 2 के अंदर, दोबारा हमने रिपीट कर दी, दोबारा से हमने इसको समझ लिया। क्लियर? तो ये एंट्री नंबर 5B, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 की एंट्री नंबर 5B। तो हमने यहां बात की, लैंड ओनर जो टीडीआर ट्रांसफर कर रहा है, एफएसआई ट्रांसफर कर रहा है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पे प्रमोटर टैक्स देगा क्योंकि उस पे आरसीएम लगेगा। क्लियर? अब हम एक बात और करते हैं, देखिए इसी से ही रिलेटेड। देखो, प्रमोटर तो बेचारा फंस गया, उसको दोनों साइड पर टैक्स लग रहा है,
दोनों साइड कैसे? देखिए, प्रमोटर, डेवलपर, बिल्डर, वैसे गवर्नमेंट ने वर्ड यूज किया है प्रमोटर, हम साथ में कह रहे हैं वर्ड डेवलपर, बिल्डर वगैरह, उसको बोथ साइड पे टैक्स लगेगा। कैसे? वो जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई दे रहा है कस्टमर को, पब्लिक को, उस पे प्रमोटर टैक्स देगा नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत, ठीक है। और जो इनवर्ट सप्लाई वो ले रहा है लैंड ओनर से वो इनवर्ट सप्लाई ले रहा है ना, ले रहा है कि नहीं? टीडीआर और एफएसआई की इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, उस पे वो आरसीएम में टैक्स पे करे। इसका मतलब दोनों ही केस में प्रमोटर टैक्स भरेगा। अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत, और अपनी इनवर्ट सप्लाई जो उसने लैंड ओनर से एफएसआई और टीडीआर लिया है, इनवर्ट सप्लाई ली है, उस पे आरसीएम की वजह से टैक्स दे। अच्छा, ये जो आरसीएम है उसकी वजह से प्रमोटर को टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन इससे रिलेटेड एक एग्जम्पशन है, वो हम बाद में अभी पढ़ेंगे। एग्जम्पशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर एंट्री नंबर 41A है, वो एग्जम्पशन से रिलेटेड है। कुछ केस में आरसीएम वाला टैक्स नहीं लगेगा, एग्जैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वो बात हम समझेंगे। क्लियर? बट अभी हम सिर्फ आरसीएम की बात कर रहे हैं, वो एग्जैम्प्ट होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। क्लियर? चलो, तो ये हमने किया एंट्री नंबर आपका 5B। अब ये कोई जरूरी है क्या कि लैंड ओनर अपनी लैंड का टीडीआर एफएसआई ट्रांसफर करे, डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर दे? कोई जरूरी नहीं है कि वो अपनी लैंड का डेवलपमेंट राइट पूरा ट्रांसफर करे, वो हो सकता है लीज पे भी दे सकता है। तो लीज पर दे तो क्या होगा, उससे रिलेटेड है आपकी एंट्री नंबर 5C। तो देखो, एंट्री नंबर 5C भी इसी बात से ही रिलेटेड है। तो एक लैंड ओनर है, एनी पर्सन, वो लॉन्ग टर्म लीज पर दे रहा है। लॉन्ग टर्म लीज का मतलब क्या होता है? 30 इयर्स और मोर। तो ये लीज पर देना भी क्या हुआ? सप्लाई ऑफ सर्विस। इस पे गवर्नमेंट ने आरसीएम लगाया है और इस सर्विस का रेसिपिएंट प्रमोटर है, तो टैक्स प्रमोटर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो इस सर्विस, कौन सी सर्विस? ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज। वो सर्विस दी किसने? लैंड ओनर ने दी है बस, बट उसका टैक्स प्रमोटर जमा कराएगा आरसीएम की वजह से। कहने का मतलब, इस लीज रेंट पर जो भी टैक्स बनेगा, इस लॉन्ग टर्म लीज का लीज रेंट होगा ना, उस पे टैक्स कौन जमा कराएगा? डायरेक्टली प्रमोटर जमा कराएगा आरसीएम के तहत, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं होता कि ये जो प्रमोटर है लैंड ओनर से डेवलपमेंट राइट ले, एफएसआई ले, वो ये लैंड लीज पे भी ले सकता है। और लीज कैसी होनी चाहिए? लॉन्ग टर्म लीज, और लॉन्ग टर्म लीज का मतलब है 30 इयर्स और मोर। क्लियर? तो देखो, आपकी लॉन्ग टर्म लीज है 30 इयर्स और मोर, बाय एनी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है लैंड ओनर, अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट अमाउंट। देखिए, अपफ्रंट अमाउंट का मतलब क्या होता है? जब दोनों के बीच, लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट होगा, तो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो पेमेंट करेगा, कौन करेगा पेमेंट? लेसी, लेसर को, मतलब प्रमोटर पेमेंट करेगा ना, किसको? इस लैंड ओनर को, ठीक है। तो वो कहलाता है अपफ्रंट अमाउंट, जो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट लेसी लेसर को पे करेगा, वो कहलाता है अपफ्रंट अमाउंट। उस पे आरसीएम है, और साथ ही साथ आगे दे रखा एंड और पीरियोडिक रेंट। बाद में जो पीरियोडिक रेंट होगा ना, उस पे भी आरसीएम के तहत टैक्स प्रमोटर ही देगा, ठीक है। तो अपफ्रंट अमाउंट को प्रीमियम भी कहा जाता है, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस, कुछ भी बोल दो,
ठीक है, बेसिकली वो है कौन सा पेमेंट, इनिशियल पेमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, उस पे आरसीएम रहेगा और टैक्स कौन देगा, लेसी, प्रमोटर। और पीरियोडिकल रेंट जो होगा बाद में जो पीरियोडिकल रेंट होगा उस पे भी आरसीएम के तहत टैक्स प्रमोटर ही देगा। ठीक है, अच्छा ये प्रमोटर ने ली क्यों है लॉन्ग टर्म लीज पर, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल कमर्शियल कुछ भी हो सकता है बाय प्रमोटर। तो इस केस में प्रमोटर क्या है, बिल्डर डेवलपर क्या है, लेसी और लैंड ओनर लेसर। तो आरसीएम की वजह से टैक्स कौन देगा, प्रमोटर, लेसी टैक्स पे करेगा। कौन सी सर्विस का, ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, जो दिए लैंड ओनर ने, बट आरसीएम की वजह से टैक्स प्रमोटर, लेसी पे करेगा। समझे बात, मतलब उस लीज रेंट पर टैक्स लेसी प्रमोटर देगा आरसीएम के तहत। अच्छा ये प्रमोटर आगे अपनी सप्लाई कंस्ट्रक्शन वर्क दे रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क करेगा इस पर कस्टमर्स के लिए, पब्लिक के लिए, वो भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट उस पे नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो दो सप्लाईज है यहां पर, ठीक है, इसको हम बोले फर्स्ट सप्लाई, इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये है सेकंड सप्लाई और इस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। क्लियर, तो ये सिस्टम है। तो कुल मिलाकर फंसा तो बेचारा प्रमोटर, जो दोनों साइड पर टैक्स देगा। ठीक है, कैसे प्रमोटर, बिल्डर, डेवलपर, वो बोथ साइड पर टैक्स देगा, दोनों साइड पर टैक्स देगा। वो जो आउटपुट सप्लाई कर रहा है कस्टमर को, पब्लिक को, उस पे वो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स दे। अगर और जो वो इनवर्ट सप्लाई ले रहा है किसकी, लीज की, तो उस लीज रेंट पर वो आरसीएम की वजह से टैक्स प्रमोटर ही दे। क्लियर, तो प्रमोटर पर बोथ साइड पर टैक्स लगेगा, अपनी आउटपुट सप्लाई पे भी टैक्स लगेगा और अपनी इनवर्ड सप्लाई पर भी टैक्स लगेगा। अब एक बात समझना, ये जो प्रमोटर है, इसकी आउटपुट सप्लाई क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इस पे हमने बात की नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म भी तभी लगेगा जब प्रमोटर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट सीसी और इस बिल्डिंग का फर्स्ट ऑक्यूपेशन, इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो, अगर उसको थोड़ा सा भी पैसा पहले मिला है तो ही इस कंस्ट्रक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और इस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अच्छा, अगर एंटायर कंसीडरेशन बाद में मिला तो, एंटायर कंसीडरेशन बाद में मिला, किसके बाद, या तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, सारा का सारा एंटायर कंसीडरेशन बाद में ही मिला तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। और ये बात कहां से आ रही है, ये बात आ रही है आपके, कहां से आ रही है बता सकते हो, शेड्यूल सेकंड, हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। ठीक है, तो ये बात वहां से आ रही है। तो कुल मिलाकर होली और पार्टली अगर कंसीडरेशन पहले मिल जाता है तो ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है कंस्ट्रक्शन वर्क, और अगर बाद में आता है तो फिर एंटायर कंसीडरेशन अगर बाद में आता है तो इसे सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाता है एज पर शेड्यूल सेकंड। ठीक है, अब यहां पर हमने लास्ट में एक बात पढ़ी कि आरसीएम वाला टैक्स प्रमोटर पे करने से बच सकता है। उस केस में उसको कुछ एग्जम्पशन मिल सकता है अंडर एंट्री नंबर 41B। तो
एक ऊपर एग्जम्पशन आया, वो भी हमें समझना है। ठीक है, टीडीआर ट्रांसफर के केस में आपका एग्जम्पशन एंट्री नंबर 41A और लीज के रेस्पेक्ट में एग्जम्पशन आपका एंट्री नंबर 41B। तो दोनों ही केस में आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो रहा है। मतलब कहां कहां एग्जेम्प्ट हो रहा है आरसीएम? बोला आरसीएम है, बट कुछ कंडीशंस फुलफिल हो तो आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर टीडीआर एफएसआई वाला मामला है तो एंट्री नंबर 41A, और अगर लॉन्ग टर्म लीज वाला मामला है तो एंट्री नंबर 41B में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और ये एग्जेम्प्ट एंट्री नंबर 41A और 41B कहां दे रखी है आपको? एग्जम्पशन चैप्टर में। एग्जम्पशन चैप्टर में हम बात करेंगे, वहां से इसकी कनेक्टिविटी है। तो ये वाला पॉइंट एंट्री नंबर आपका 5B 5C और एंट्री नंबर 41A 41B साथ साथ पढ़े जाने चाहिए। समझे बात? तो कुछ केसेस पे आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नहीं लगेगा। समझे बात? तो ये हमने पढ़ी एंट्री नंबर 5B। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 और एंट्री नंबर 5C, ये भी नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। बात समझ आ रही है? चलिए, अब ये हमने पढ़ा कुछ केसेस में आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो हमने पढ़ा कि एग्जम्पशन चैप्टर में एंट्री नंबर 41A है और एंट्री नंबर 41B है। तो आरसीएम वाला टैक्स कब एग्जेम्प्ट हो जाएगा उसकी भी डिटेल में चलते हैं। ठीक है, रीजन कनेक्टेड पॉइंट है तो हमको ओवरऑल इफेक्ट तो डिस्कस करना ही पड़ेगा। सही बात है। चलिए, तो एंट्री नंबर 5B और 5C हमने इस थर्ड चैप्टर में बात की। अब एग्जम्पशन, कुछ केस में आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो बात एग्जम्पशन चैप्टर में है, एंट्री नंबर 41A और 41B में, वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो एंट्री नंबर आपका 41A और 41B समझते हम। आ जाइए डिटेल में बात करते हैं। एग्जम्पशन चैप्टर है, वहां पर ये बात आपको दे रखी है। एग्जम्पशन चैप्टर में आपको ये बातें दे रखी हैं। कब आरसीएम वाला टैक्स नहीं देना होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात डिस्कस करते हैं एंट्री नंबर 41A और 41B। तो सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये जो आपका टीडीआर एफएसआई वाला मुद्दा है, ये है आपका एंट्री नंबर 41A, और लॉन्ग टर्म लीज वाला जो पॉइंट है वो है आपका एंट्री नंबर 41B। क्लियर? एग्जम्पशन चैप्टर में ये एंट्रीज दे रखी हैं, एंट्री नंबर 41A और 41B। तो सप्लाई हो रही है टीडीआर की, एफएसआई की या लॉन्ग टर्म लीज लैंड की। कौन? बाय लैंड ओनर टू ए डेवलपर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्प्ट हो जाएगी ये सर्विस। इस पे तो आरसीएम है, मतलब आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जो पे किसको करना पड़ता है? प्रमोटर को। ठीक है, तो सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन, सर्विस तो लैंड ओनर ने दी। कौन सी? टीडीआर ट्रांसफर करने की या फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई ऑफ लैंड या लॉन्ग टर्म लीज। ठीक है, तो देखो ये जो बात है ये उधर आरसीएम में एंट्री नंबर 5B थी, और ये वाली बात उधर आरसीएम में एंट्री नंबर 5C थी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लीज, लेकिन ध्यान रखना एग्जम्पशन सिर्फ अपफ्रंट पेमेंट के लिए है, पीरियोडिक रेंट के लिए नहीं है।
उधर दे रखा था पीरियोडिक रेंट पे भी आरसीएम है, ध्यान है। यहां पर एग्जम्पशन से पीरियोडिक रेंट के लिए है, ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अपफ्रंट अमाउंट पे आपके आरसी एग्जम्पशन है और पीरियोडिकल रेंट पे आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होगा। बात समझे? दोबारा बोलूं, जो अपफ्रंट अमाउंट है उस पे आरसीएम वाला टैक्स देना होता है प्रमोटर को, लेकिन कुछ केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और पीरियोडिक रेंट है उस पे भी तो आरसीएम वाला टैक्स है, उस पर ये एग्जम्पशन नहीं है। समझे बात? एग्जम्पशन सिर्फ अपफ्रंट अमाउंट को लेकर है, पीरियोडिकल रेंट को लेकर नहीं है एग्जम्पशन। चलो, अब ये ट्रांसफर किए गए तो आरसीएम वाला टैक्स किसको देना था? प्रमोटर बिल्डर को देना था, लेकिन प्रमोटर को आरसीएम वाला टैक्स क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, कंडीशन समझना। प्रमोटर को भरना था आरसीएम वाला टैक्स, लेकिन प्रमोटर को एग्जम्पशन मिल जाएगा कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो। क्या कंडीशंस सेटिस्फाई हो? क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो? द कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स रेजिडेंशियल होनी चाहिए। अगर कमर्शियल है तो एग्जम्पशन नहीं है। समझे? आर सोल्ड कब? बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पहले बिक गए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले बिक गए, रेजिडेंशियल फ्लैट्स पहले बिक गए, बाद में नहीं बिके। ठीक है, मतलब बुकिंग पहले हो गई। एंड टैक्स इज पेड ऑन देम बाय प्रमोटर बिल्डर डेवलपर। इस पे टैक्स प्रमोटर ने दिया, कौन सा वाला? एनसीएम वाला, ऑन एनसीएम। ठीक है, तो प्रमोटर एनसीएम वाला टैक्स भरता है ना अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विस का, जो पब्लिक को देता है, कस्टमर को देता है, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पे टैक्स प्रमोटर को एनसीएम के टैक्स एनसीएम की वजह से देना पड़ता है। अगर प्रमोटर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर एनसीएम वाला टैक्स दे दिया तो प्रमोटर ने जो इनवर्ड सप्लाई ली थी लैंड ओनर से, उस सर्विस का टैक्स आरसीएम वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को हम ऐसे समझते हैं। वो हमने चार्ट बना रखा था ना, उसमें आ जाइए। हमने चार्ट बना रखा था, उसमें आ जाइए। आरसीएम वाले नोटिफिकेशन में आ जाइए। आरसीएम वाला नोटिफिकेशन देखो, हम बात क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना। देखिए, हम बात कर रहे हैं, इसको एक मिनट साफ कर लेते, इरेज कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए, आरसीएम वाला टैक्स वैसे प्रमोटर को देना है। ये फर्स्ट सप्लाई है जो लैंड ओनर ने की, इस पे प्रमोटर को टैक्स देना है। ये इसको बोल दीजिए फर्स्ट सप्लाई। फिर प्रमोटर ने आगे कंस्ट्रक्शन वर्क करके दिया कस्टमर्स को, पब्लिक को, ये है हमारी सेकंड सप्लाई। तो पूरे ट्रांजैक्शन में दो सप्लाई हुई। एक तो लैंड ओनर ने प्रमोटर को सप्लाई दी टीडीआर एफएसआई की, और दूसरा प्रमोटर ने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो सेकंड सप्लाई हुई। अब उधर जो हमने एग्जम्पशन पढ़ा, कह रहे थे कि अगर ये जो प्रमोटर है अपनी इस सेकंड सप्लाई पर, वो जो खुद की ओन सप्लाई दे रहा है कस्टमर को, पब्लिक को, उस पे अगर वो आरसीएम वाला टैक्स देता है, आरसीएम वाला टैक्स वो दे रहा है ना, नहीं, एनसीएम वाला टैक्स। अगर वो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है पब्लिक के लिए तो उस पे एनसीएम वाला टैक्स लगेगा। एनसीएम वाला टैक्स वो अपनी ओन सप्लाई पर दे रहा है, तो उसने जो लैंड ओनर से टीडीआर एफएसआई लिया था उस सर्विस पर उसको आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब प्रमोटर ने अपनी जो ओन सप्लाई दी थी, आउटवर्ड सप्लाई, कंस्ट्रक्शन वर्क किया था कस्टमर पब्लिक के लिए, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर वो एनसीएम में टैक्स दे रहा है। सेकंड सप्लाई पर
सेकेंड सप्लाई पर अगर वो एनसीएम वाला टैक्स दे रहा है तो ये लैंड ओनर ने जो उसको सर्विस दी वो आरसीएम वाला टैक्स उस पर क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। आरसीएम वाला टैक्स उसको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट सप्लाई पर आरसीएम वाला टैक्स था और सेकंड सप्लाई पर एनसीएम वाला टैक्स था। फर्स्ट सप्लाई पर आरसीएम वाला टैक्स था, सेकंड सप्लाई पर एनसीएम वाला टैक्स था। कह रहे हैं अगर वो सेकंड सप्लाई पर एनसीएम कितना टैक्स दे देता है तो फर्स्ट सप्लाई पर आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बात समझ आई? प्रमोटर जो खुद की सप्लाई दे रहा है उसको सेकंड सप्लाई बोले, सेकंड सप्लाई पर उसे एनसीएम वाला टैक्स अगर वो दे रहा है तो फर्स्ट सप्लाई पर प्रमोटर को जो आरसीएम वाला टैक्स देना था वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रमोटर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन करे, ठीक है। तो देखो, और फिर लॉन्ग टर्म लीज में भी यही है, लॉन्ग टर्म लीज में भी यही बात है। देखना, ढंग से समझना, मैंने कहा था टेक्निकल इशू है, ढंग से समझो बात को। तो देखो, लैंड ओनर जो है वो लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहा है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसको बोलो फर्स्ट सप्लाई, समझे बात? इस पे आरसीएम है। और प्रमोटर जो खुद पब्लिक को, कस्टमर को सर्विस दे रहा है कंस्ट्रक्शन, उस पे एनसीएम है। तो प्रमोटर जो पब्लिक को सर्विस दे रहा है सप्लाई ऑफ सर्विस, वो उस सप्लाई को बोलो सेकंड सप्लाई, समझे? मतलब प्रमोटर अपनी सेकंड सप्लाई पर एनसीएम का टैक्स दे, प्रमोटर अपनी सेकंड सप्लाई पर एनसीएम का टैक्स दे तो आरसीएम का टैक्स, आरसीएम वाला टैक्स उसके लिए क्या हो जाएगा, आरसीएम वाला टैक्स उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके एंट्री नंबर 41B, ठीक है। और ऊपर वाले आरसीएम वाला टैक्स, ये वाला एंट्री नंबर 5B वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर कौन सी एंट्री, 41A। बात समझ आ रही है? ठीक है, मतलब अब मैं ऐसे बोलूं, अगर प्रमोटर अपनी सेकंड सप्लाई मतलब ओन सप्लाई पर एनसीएम वाला टैक्स भरे तो उसको जो इनवर्ट सप्लाई पर आरसीएम वाला टैक्स लग रहा था वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने जो इनवर्ट सप्लाई ली थी लैंड ओनर से टीडीआरएफएसआई की, उस पर आरसीएम वाला टैक्स लग रहा था, वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट अंडर एंट्री 41A। और अगर लॉन्ग टर्म लीज वाला मामला है तो भी ये आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर प्रमोटर अपनी ओन सप्लाई मतलब सेकंड सप्लाई पर एनसीएम वाला टैक्स दे रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सप्लाई थी लैंड ओनर ने प्रमोटर को लॉन्ग टर्म लीज पर अपनी लैंड दी थी, ठीक है, तो उस पर जो आरसीएम वाला टैक्स लगना था वो जाएगा एग्जेम्प्ट। कब? जब प्रमोटर अपनी ओन सप्लाई कंस्ट्रक्शन सर्विस मतलब सेकंड सप्लाई जो वो पब्लिक को दे रहा है उस पर एनसीएम वाला टैक्स भरे, तो उसको जो फर्स्ट सप्लाई है लैंड ओनर ने उसको दी प्रमोटर को, उस फर्स्ट सप्लाई पर आरसीएम वाला टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझे बात? चलिए, अब ये हमने डिटेल में बात करी, अब और बातें करते हुए एग्जम्पशन की एंट्री 41A 41B को पूरा समझना पड़ेगा बाबू, अभी बात खत्म नहीं हुई है। इतना जल्दी बात खत्म कैसे हो जाएगी? काफी गंभीर मुद्दा है, सीरियस इशू है, कैसे खत्म हो जाएगी बात? आ जाइए, पूरा कंप्लीट करते उस बात को। तो देखो, दोबारा समझो इस बात को, दोबारा समझो, दोबारा बात करते इस पर। एंट्री नंबर एग्जम्पशन चैप्टर में 41A 41B। तो लैंड ओनर
डेवलपर को सर्विस दे रहा है, कौन सी, सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज। ठीक है, अगर वो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है, एफएसआई ट्रांसफर कर रहा है, तो उधर आरसीएम वाली कौन सी एंट्री थी, 5B। और अगर वो लॉन्ग टर्म लीज पे दे रहा है तो 5C। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ अपफ्रंट प्रीमियम पर ही जो आरसीएम वाला टैक्स है वो एग्जम्प्ट होगा, पीरियोडिक रेंट पर, पीरियोडिकल लीज रेंट पर आरसीएम वाला टैक्स एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो सर्विस सप्लाइड बाय एनी पर्सन जो कि लैंड ओनर है, ट्रांसफर कर रहा है टीडीआर एफएसआई या लॉन्ग टर्म लीज पर दे रहा है, किसको, प्रमोटर को, डेवलपर को, बिल्डर को, तो ये सर्विस, लैंड ओनर की सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी। कंडीशन क्या, ये जो कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स है मतलब रेजिडेंशियल, ये बिक गए बिफोर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। बिल्डर ने कस्टमर से बुकिंग ले ली सारी, एंड उस पर टैक्स प्रमोटर ने भरा। प्रमोटर ने कौन सा भरा टैक्स, एनसीएम वाला, अपनी ओन सप्लाई जो पब्लिक कस्टमर को दे रहा है उस पर एनसीएम वाला टैक्स उसने भरा, तो आरसीएम वाला टैक्स एग्जम्प्ट। क्लियर? तो ये तो एग्जम्पशन हो गया, लैंड ओनर की सर्विस पर एग्जम्पशन हो गया, जो टैक्स प्रमोटर को आरसीएम वाला भरना था एग्जम्प्ट हो गया, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो तो। अब बात करते हैं, हाउएवर ये जो एग्जम्पशन मिला छीना जा सकता है। अगर फ्लैट्स बिके, रेजिडेंशियल यूनिट्स बिके आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर पहले बिके तो एग्जम्प्ट, अगर बाद में बिके तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो फिर टैक्स लगेगा। तो फिर लैंड ओनर की सर्विस जो टीडीआर एफएसआई ट्रांसफर करने की या लॉन्ग टर्म लीज पर देने की सर्विस थी, लैंड ओनर की सर्विस, उस पे एग्जम्पशन मिला था ना, प्रमोटर को टैक्स देना था आरसीएम वाला, बट एग्जम्प्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट्स बिके आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और टैक्स प्रमोटर को देना पड़ेगा, टैक्स फिर प्रमोटर को देना पड़ेगा आरसीएम वाला, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। कितना देना पड़ेगा? अगर अफोर्डेबल हाउसेस है तो उनकी वैल्यू का 1%, और अगर अदर देन अफोर्डेबल हाउसेस है तो उनकी वैल्यू का 5%। ठीक है, तो इस केस में ये टैक्स कौन देगा? प्रमोटर। अगर एग्जम्पशन विड्रॉ हुआ तो ये वाला टैक्स कौन देगा? ये वाला टैक्स देगा आपका प्रमोटर। बात समझे? तो हमने समझा गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्रमोटर पे आरसीएम के तहत टैक्स लगाया है, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो यह आरसीएम वाला टैक्स एग्जम्प्ट हो सकता है। बात समझो? चलिए अब आते हैं हम आरसीएम वाले नोटिफिकेशन में आते हैं। आरसीएम वाला हमारा नोटिफिकेशन चल रहा था, हमने यहां पर एंट्री नंबर 5B और 5C कंप्लीट की। अब आते हैं बाकी की और एंट्रीज पर। देखिए पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 पे आ जाओ। एंट्री नंबर 10 आरसीएम वाला नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। तो सप्लाई ऑफ सर्विस कौन दे रहा है? सर्विस मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, जो कि आरबीआई बनाती है। आरबीआई सही काम कर रही है या नहीं, तो वो चेक करने के लिए आरबीआई ओवरसीइंग कमिटी खुद बनाती है। उसमें मेंबर्स अपॉइंट होते हैं। वो मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी सर्विस देते हैं आरबीआई को। ठीक है, तो उन मेंबर्स की सर्विस का जीएसटी कौन पे करेगा? रेसिपिएंट आरबीआई। तो इस केस में रेसिपिएंट कौन? इस केस में रेसिपिएंट आरबीआई।
और सप्लायर ऑफ सर्विस कौन? मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी। तो रेसिपिएंट आरबीआई टैक्स पे करेगी सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी का टैक्स डायरेक्टली आरबीआई पे करेगी आरसीएम की वजह से। क्लियर? चलो अब एंट्री नंबर 11, सर्विसेज सप्लाइड। क्या बोल रहे हैं? सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, डीएसए। डीएसए किसको सर्विस देता है? बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को। कस्टमर्स लेके आता है, लोन एडवांसेस सेंक्शन करवाता है बैंक से डायरेक्ट। बैंक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अपॉइंट करती है कि बैंक बोलती है कि डायरेक्ट हमारे पास मत आओ, डीएसए के पास चले जाओ, वो फटाफट आपका लोन प्रोसेस कराएगा। ठीक है? तो सर्विस दे रहा है डीएसए, इंडिविजुअल है वो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एलएलपी। वो डीएसए पार्टनरशिप फर्म एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। अरे पहले ही बोल दिया, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है? और वो सर्विस किसको दे रहा है? वो सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को। तो रेसिपिएंट कौन है डीएसए की सर्विस का? बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी। रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा अंडर आरसीएम, बशर्ते रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड हो। समझे बात? तो डीएसए इंडिविजुअल है और रेसिपिएंट, डीएसए की सर्विस का रेसिपिएंट बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी। तो रेसिपिएंट टैक्स आरसीएम के तहत डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगी। अब आते हैं हम एंट्री नंबर 12 में। एंट्री नंबर 12 एंड 13। एंट्री नंबर 12 एंड 13 में आते हैं। देखिए एंट्री नंबर 12 एंड 13। 12 करते पहले, सर्विसेज सप्लाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर भी बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है। रेसिपिएंट कौन? बैंकिंग कंपनी जो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होनी चाहिए। रेसिपिएंट है बैंकिंग कंपनी, तो बिजनेस फैसिलिटेटर अपना रेम्युनरेशन चार्ज करेगा बैंकिंग कंपनी से, इनवॉइस इशू करेगा बैंकिंग कंपनी को अपनी सर्विस का, उसमें टैक्स चार्ज नहीं करेगा। क्यों? अरे इस सर्विस पर आरसीएम है, तो रेसिपिएंट बैंकिंग कंपनी डायरेक्टली गवर्नमेंट को इसका टैक्स जमा कराएगी। क्लियर? ये बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। फिर सर्विसेज, एंट्री नंबर 13, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है। तो सप्लायर कौन? एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। रेसिपिएंट कौन? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। और रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए। ठीक है? तो इस केस में आपका एंट्री नंबर 12 के केस में आपका सप्लायर है बिजनेस फैसिलिटेटर और रेसिपिएंट है बैंकिंग कंपनी। ठीक है? और एंट्री नंबर 13 के केस में आपका सप्लायर है एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, और रेसिपिएंट कौन है? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ठीक है? तो इन दोनों सर्विसेज पर आरसीएम रहेगा। अब पहले हम समझ लेते हैं कि बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता क्या है। समझ ले मीनिंग पहले, बोलो। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मीनिंग समझते हैं पहले। तो देखो, जनवरी 2000, ये स्मॉल फॉन्ट में दे रखा है, ये सिर्फ समझाने के लिए दे रखा है। तो देखो, जनवरी 2006 में आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया कि आप इंटरमीडियरी अपॉइंट कर सकते हो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए
कस्टमर तक आउटरीच, अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आप दो तरीके के इंटरमीडियरी अपॉइंट कर सकते हो। एक है बिजनेस फैसिलिटेटर BF और दूसरा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट BC। ठीक है, अच्छा BF क्या काम करता है और BC क्या काम करता है ये भी समझना है। ठीक है, तो देखो ये क्या काम करते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर जो होता है वो इंटरमीडियरी है फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटेशन सर्विसेज, जैसे बोरोवर्स का आइडेंटिफिकेशन करना, और वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो फिट है या नहीं, मतलब उनका जो बिजनेस है वो उसके लिए हम लोन सैंक्शन कर सकते हैं या नहीं वो भी चेक करेगा। तो वो बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करेगा और उनकी बिजनेस एक्टिविटीज फिट हैं लोन देने के लिए ये भी चेक करेगा। ठीक है, और फिर कलेक्शन एंड प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशंस की प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग भी करेगा। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेविंग एंड अदर प्रोडक्ट्स, तो बैंक के सेविंग अकाउंट्स वगैरह का प्रमोशन और अदर प्रोडक्ट्स का भी प्रमोशन करेगा। एजुकेशन एंड एडवाइस ऑन मैनेजिंग मनी एंड डेब्ट काउंसलिंग और प्रोसेसिंग एंड सबमिशन टू बैंक्स, प्रमोशन एंड न्यूरिचिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगा, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाएगा। ठीक है, पोस्ट सेंक्शन मॉनिटरिंग भी करेगा, मतलब लोन सेंक्शन होने के बाद मॉनिटरिंग भी करेगा कि लोन की इंस्टॉलमेंट टाइमली पेमेंट हो रही हैं या नहीं। तो वो लोन सेंक्शन के बाद पोस्ट मॉनिटरिंग भी करेगा। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड हैंड होल्डिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, क्रेडिट ग्रुप्स एंड अदर एंड फॉलो अप रिकवरी, तो वो लोन की रिकवरी का भी फॉलो अप देखेगा। ठीक है, कि लोन वास्तव में डूब तो नहीं गया, NPA तो नहीं हो गया, ये भी चेक कौन करेगा? बिजनेस फैसिलिटेटर। ठीक है, अच्छा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होता है? ये भी इंटरमीडियरी सर्विस देगा, लेकिन इसकी सर्विसेज वाइडर रेंज की होंगी, ज्यादा सर्विसेज देता है ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। देखो ये एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर करता ही है, मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर वाली सारी एक्टिविटी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट करता ही है। इसके अलावा वो अदर एक्टिविटीज भी करता है। अदर एक्टिविटीज क्या करता है? डिस्पर्सल ऑफ स्मॉल वैल्यू क्रेडिट, अपने लेवल पर कुछ क्रेडिट दे देता है। रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल एंड कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा कलेक्शन ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट्स, सेल ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, पेंशन products, other third party products and receipts and delivery of small value remittance and other payment instruments। तो ऑनलाइन स्मॉल वैल्यू की रेमिटेंसेस भी करता है। तो वैसे ये डिफरेंस आपको एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इतना ध्यान रखना है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वाइडर रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस फैसिलिटेटर के मुकाबले, समझे? तो बैंक्स ने आरबीआई ने बैंकों को परमिशन दी थी जनवरी 2006 में कि आप अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए दो तरीके के इंटरमीडियरी एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं हम कि ऊपर जो एंट्री नंबर 12 एंड 13 आई, बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे बैंकिंग कंपनी को, तो RCM, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे तो RCM लगेगा। ठीक है, बशर्ते रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड हो। समझे बात? तो देखो इसको चार्ट के फॉर्म में समझते हैं। अब देखना, देखिए अभी हमने बात करी कि RCM कहां लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे तो RCM, और हमने पढ़ा बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट सर्विस दे बिजनेस फैसिलिटेटर को तो RCM। समझे?
अब हम बात और थोड़ी डिटेल में करते हैं। देखो, जो बिजनेस फैसिलिटेटर के नीचे भी एजेंट होते हैं, वो बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देंगे तो वो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। मतलब एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर को कमीशन का बिल इशू करेगा तो बिल के अंदर वो टैक्स चार्ज करेगा, क्योंकि इस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है। लेकिन जब बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को अपनी सर्विस देगा तो उस पर आरसीएम लगेगा और बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस का टैक्स बैंक रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराएगा। फिर एंट्री नंबर 13 हमने पढ़ा आरसीएम कहां, बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट है, वहां तो आरसीएम है, तो टैक्स कौन देगा, बिजनेस फैसिलिटेटर आरसीएम की वजह से। और बिजनेस फैसिलिटेटर आगे बैंक को सर्विस दे रहा है, बदले में वो बैंक से रेमुनरेशन चार्ज करेगा तो उस पर टैक्स जोड़ के लेगा। क्यों, इस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म है। समझे? तो देखो आरसीएम कहां है, आरसीएम आपका यहां है और यहां है। क्लियर? अब एक बात और डिस्कस करते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर को किसी भी साइड पर टैक्स नहीं देना पड़ा, बच गया बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फंस गया। बिजनेस फैसिलिटेटर बच गया टैक्स देने से और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फंस गया, दोनों तरीके से। कैसे? देखो, देखिए बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में क्या हुआ, उसने जो आउटपुट सप्लाई दी बैंक को, उस पर बैंक टैक्स देगा, ठीक है, आरसीएम लगेगा, बैंक टैक्स देगा, तो बिजनेस फैसिलिटेटर बच गया इस पर। फिर उसने जो एजेंट से इनवर्ट सप्लाई ली थी, उस पर एजेंट नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स एजेंट देगा, तो बिजनेस फैसिलिटेटर तो बच गया ना, दोनों साइड का टैक्स उसको नहीं पे करना पड़ा गवर्नमेंट को। समझ आई बात? तो इसलिए आपको दे रखा है यहां पर कि बिजनेस फैसिलिटेटर इज नॉट लायबल टू पे टैक्स एट ऑल, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई जो वो बैंक को दे रहा है उस पर बैंक टैक्स आरसीएम में देगा, बैंक देगा, ठीक है, और इनवर्ट सप्लाई जो उसने एजेंट से ली उस पर एजेंट टैक्स देगा। तो दोनों ही केस में, पहले केस में बैंक दे रहा है, दूसरे केस में एजेंट दे रहा है, तो बिजनेस फैसिलिटेटर को तो टैक्स डिपॉजिट कराने के लिए लायबल माना ही नहीं गया, दोनों साइड पर वो टैक्स जमा कराने के लिए लायबल नहीं है, न तो अपनी इनवर्ट सप्लाई पर आरसीएम की वजह से, न अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर एनसीएम की वजह से, दोनों साइड पर वो बच गया। लेकिन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को बोथ साइड पर टैक्स देना पड़ा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का वाइडर मीनिंग है ना, वो वाइडर सर्विसेज देता है तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उसको बोथ साइड का टैक्स उसको ही पे करना है। कैसे? उसने जो आउटवर्ड सप्लाई दी बैंक को, उस पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ही टैक्स देगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और जो एजेंट ने उसको बिजनेस फैसिलिटेटर को, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दी, एजेंट ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दी है, उस पे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को ही आरसीएम की वजह से टैक्स देना पड़ेगा। तो दोनों ही मामलों में फंस कौन रहा है बेचारा? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, उसको बोथ साइड पर टैक्स देना पड़ रहा है। समझे बात? क्लियर? तो हमने बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे बैंक को आरसीएम, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे तो आरसीएम। ठीक है, दो बातें थी यहां पर, देखिए इनको रिवाइज करिए। बिजनेस, देखिए एंट्री नंबर 12, बिजनेस फैसिलिटेटर सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, आरसीएम लगेगा। या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है, आरसीएम लगेगा। ठीक है, तो एंट्री नंबर 12, 13 आरसीएम। चलिए अब इसके बाद
हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या आपका सिक्योरिटी सर्विस पर आरसीएम, एंट्री नंबर 14। ये आपके पेज नंबर 50 पर दे रखी है। देखो पेज नंबर 50 पर एंट्री नंबर 14। सिक्योरिटी सर्विसेज पर कुछ केस में आरसीएम लग सकता है। तो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, लेकिन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। टू ए रजिस्टर्ड पर्सन और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब क्या, सिक्योरिटी गार्ड की सप्लाई की है सिक्योरिटी एजेंसी ने, सिक्योरिटी सर्विस दी है। कैसे? सिक्योरिटी गार्ड की सप्लाई करके। ठीक है, तो सिक्योरिटी एजेंसी जब अपना बिल इशू करेगी रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट कौन? जीएसटी में रजिस्टर्ड, और वो रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो सप्लायर कौन? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, वो सप्लायर। रेसिपिएंट कौन? रजिस्टर्ड पर्सन, वो रेसिपिएंट। तो टैक्स कौन देगा? रेसिपिएंट। आरसीएम की वजह से टैक्स रेसिपिएंट देगा। ठीक है, चलिए, बट कुछ केसेस में ये वाला आरसीएम नहीं लगेगा। तो अगर आपके रेसिपिएंट्स हैं ये लोग, 2 रेसिपिएंट्स बताए गए हैं आपको, वहां आरसीएम नहीं लगेगा। तो अगर रेसिपिएंट हैं, पॉइंट नंबर ए, डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इसको शॉर्ट में बोलो जीओ, गवर्नमेंट ऑफिस। लोकल अथॉरिटी, इसको शॉर्ट में बोलो एलए। ठीक है, और थर्ड है गवर्नमेंट एजेंसीज, इसको शॉर्ट में बोलो जीए। तो अगर रेसिपिएंट हैं ये लोग, गवर्नमेंट ऑफिस, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी, ये रेसिपिएंट है। क्या बोला? रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो जीएसटी में तो आरसीएम लग जाता है। दोबारा सुनो, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में तो आरसीएम लग जाता है। लेकिन ये लोग नॉर्मल सप्लायर वाला रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं टीडीएस डिडक्टर के तौर पर। ये कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, तो ये सप्लायर के तौर पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हैं? टीडीएस काटने के लिए। ठीक है, टीडीएस डिडक्टर के तौर पर ये सेक्शन 51 में रजिस्ट्रेशन करा रहे। समझे? तो अगर रेसिपिएंट ये लोग हैं तो आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो आरसीएम नहीं लगेगा तो क्या एनसीएम लगेगा? यस, एनसीएम लगेगा। समझे बात? फिर वो रजिस्टर्ड तो है, सेकंड एक्सेप्शन, आरसीएम नहीं लगने का सेकंड एक्सेप्शन। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है बट वो कंपोजिशन वाला सप्लायर है, उसने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया, सेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो रजिस्टर्ड तो है। तो देखिए, बोला अगर आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम है। लेकिन पहला एक्सेप्शन बोला वो टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम हट जाएगा, या वो रजिस्टर्ड है तो सही बट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो भी आरसीएम हट जाएगा। तो इन दो केसेस में क्या होगा? नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। समझे बात? आरसीएम हट जाएगा और नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू बात करें, देखो आपको बोला सप्लायर कौन होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। सप्लायर आपका एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर आपका बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो,
अगर अगर सप्लायर आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब सिक्योरिटी सर्विस कोई बॉडी कॉर्पोरेट दे रहा है, किसको? प्योर डायरेक्टर और कंपोजिशन सप्लायर को, तो एनसीएम ही लगेगा। ठीक है, दोबारा सुनो, बात शुरू कहां से हुई थी कि आरसीएम कब? सिक्योरिटी सर्विस पर आरसीएम, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। दोबारा सुनो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो और रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो सिक्योरिटी सर्विस पर आरसीएम है। देखें, दो एक्सेप्शन, अगर रजिस्टर्ड तो है रेसिपिएंट लेकिन उसने टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया, पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन, उसने वो रजिस्टर्ड तो है लेकिन उसने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराया, तो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है दोनों केसेस में, या तो उसने टीडीएस प्योर टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया है या कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन तो कराया है। बट इन दोनों केसेस में भले ही रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आरसीएम नहीं लगेगा, आरसीएम हट जाएगा। आरसीएम हट जाएगा तो फिर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, समझे? अच्छा, एक केस में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म और लगेगा, जब सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस, जब सप्लायर ऑफ सिक्योरिटी सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट हो। आरसीएम के लिए तो बोला ना, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए तो आरसीएम होगा, तो एनसीएम कब होगा? जब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो तो एनसीएम लगेगा। बात समझे कि नहीं? तो देखो, इसको हम नीचे एनालिसिस करते इस बात का एनालिसिस करते हैं कि आपका सप्लायर एनी पर्सन हो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है, और रेसिपिएंट कौन हो? वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। एक्सेप्शन, वो रजिस्टर्ड है तो सही लेकिन प्योर डिडक्टर के तौर पर, टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट ऑफिस, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी जो सिर्फ सेक्शन 51 में टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर हुए हैं, वो कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते, उन्होंने सप्लायर वाला रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्होंने टीडीएस डिडक्टर के तौर पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया है, तो एक्सेप्शन रजिस्टर्ड तो है। या कंपोजिशन सप्लायर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया, ठीक है, रजिस्टर्ड तो है। तो वैसे क्या होता है, आपका रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होता है तो आरसीएम हो जाता है, लेकिन जिन्होंने सिर्फ टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया या कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन कराया तो भले ही वो रजिस्टर्ड है, आरसीएम नहीं लगेगा। समझे बात? तो दो एक्सेप्शन हो गए आरसीएम के, तो उन दो केसेस में क्या होगा? फिर आरसीएम नहीं लगेगा ना, तो क्या लगेगा? एनसीएम लगेगा। समझे बात? अच्छा, ऐसे टीडीएस डिडक्टर वाले लफड़े वो जीटीए में भी तो आए थे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाले में भी तो आए थे, ऐसे पॉइंट आए थे कि नहीं? बोलो, आए थे ना? देखो, भूल गए, पिछली क्लास में भी बात करी थी, है ना, फिर भूल गए। चलिए, तो देखो यहां पर हमने पढ़ा था ना ये कि प्योर टीडीएस डिडक्टर के तौर पर रजिस्टर्ड है, तो एग्जम्प्टी है, तो न तो आरसीएम लग रहा है न एनसीएम लग रहा है, क्योंकि एग्जम्प्ट है, ठीक है। लेकिन वो सिक्योरिटी वाले केस में क्या हुआ? उस केस में आरसीएम नहीं लग रहा बट एनसीएम लग रहा है, ठीक है। चलो, इस बात को थोड़ा हम लिख कर समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूं, बात समझना ढंग से, कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। जीटीएस सर्विस में भी टीडीएस डिडक्टर का एक्सेप्शन था और सिक्योरिटी सर्विस में भी टीडीएस डिडक्टर का एक्सेप्शन है ना, तो दोनों जगह का हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखो, जीटीएस सर्विस जो है, जीटीएस सर्विस, उस पर रेसिपिएंट के एक्सेप्शंस थे कि अगर रेसिपिएंट आपका प्योर टीडीएस डिडक्टर है तो ये तो सर्विस ही एग्जम्प्ट है, जीटी की सर्विस इस केस में एग्जम्प्ट है, ना तो आरसीएम लगेगा ना एनसीएम लगेगा।
लेकिन सिक्योरिटी सर्विस में क्या बोला, प्योर टीडी एक्सेप्शन दो बताए, एक तो प्योर टीडीएस डिडक्टर और एक कंपोजिशन सप्लायर। इसमें आरसीएम नहीं लगेगा, बस ये सर्विस एग्जाम थोड़ी ना, आरसीएम नहीं लगेगा बस, तो एनसीएम तो लगेगा। बात समझे? ऐसे कंपैरिजन करो। जीटीए में आपके प्योर टीडीएस डिडक्टर का ही एक्सेप्शन था, यहां दो एक्सेप्शन है सिक्योरिटी सर्विस में, ठीक है। तो जीटीएस सर्विस का रेसिपिएंट अगर प्योर टीडीएस डिडक्टर हो एग्जाम न एनसीएम लगेगा न आरसीएम लगेगा, लेकिन अगर सिक्योरिटी सर्विस का रेसिपिएंट प्योर टीडीएस डिडक्टर हो, कंपोजिशन सप्लायर हो, तो आरसीएम नहीं लगेगा बट एनसीएम लगेगा, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म तो लगेगा। बात समझ आई? तो देखो अब आ जाइए दोबारा अपनी बुक में आ जाइए दोबारा। सिक्योरिटी सर्विस पर हमने बात कंप्लीट की, ठीक है। तो सिक्योरिटी सर्विस पर अपनी बात कंप्लीट हुई। अब हम करते हैं इस नोटिफिकेशन नंबर 13 चल रहा है, नोटिफिकेशन नंबर 13 चल रहा है पब्लिक 2017, डेटेड कब 20 जून 2017। ये नोटिफिकेशन नंबर एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको, आरसीएम का नोटिफिकेशन नंबर है ये, लिखना पड़ेगा। हमने कहां लिख रखा है, ठीक है। स्टूडेंट जल्दी पूछ लेते सर आपने तो नहीं लिखा, हमको बोल रहे हो एग्जाम में लिखने के लिए। देखो लिखा है, लिखना पड़ेगा आपको। ये आरसीएम का नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017, डेटेड 20 जून 2017। समझे बात? ये नोटिफिकेशन नंबर लिखना पड़ेगा, क्लियर? चलो अब हम और सर्विसेज हैं, काफी सारी सर्विसेज पर ये 93 वाला आरसीएम लगता है। तो आ जाइए हम एंट्री नंबर 15 डिस्कस करते हैं। और एंट्री नंबर 15 में अमेंडमेंट है। अभी नवंबर 2020 एग्जाम्स से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हुआ, मई 2020 एग्जाम्स तक ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं था। ध्यान से सुनो, मई 2020 अटेम्प्ट तक ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं था। अब नवंबर 2020 एग्जाम से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हो गया है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बट अमेंडमेंट क्लैरिफिकेटरी नेचर का है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 15 में अमेंडमेंट है नवंबर 2020 एग्जाम्स से, तो ढंग से समझना। चलो, तो आपकी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ ए मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल की रेंटिंग की सर्विस, मोटर व्हीकल की रेंटिंग की सर्विस। और मोटर व्हीकल कैसा? डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। पहले ये वर्ड नहीं लिखे होते थे, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, जो यहां बोल्ड दे रखा है ना, वो वर्ड ऐड हुए। पहले नहीं दे रखा होता था डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, अब ऐड कर दिया, ठीक है। तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल कैसा? जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने में काम आता है, उसकी रेंटिंग सर्विस दी गई, वो किराए पर दिया गया, ये सर्विस है। इस पे आरसीएम लगेगा अगर सप्लायर है एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट है बॉडी कॉर्पोरेट। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो। सर्विस कौन सी? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, उस पे आरसीएम है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आरसीएम नहीं है, ध्यान रखना। अरे बाबा, इधर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बोला ना, तो आरसीएम,
अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आ रहा है मोटर व्हीकल और वो रेंटिंग सर्विस दी गई है तो उस पर आरसीएम नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो, सर्विस कौन सी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, गुड्स नहीं, तो आरसीएम तभी लगेगा एक कंडीशन और सेटिस्फाइड हो, जो सप्लायर रेसिपिएंट को से कंसीडरेशन चार्ज करेगा उस कंसीडरेशन के अंदर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होना चाहिए। जो सप्लायर ऑफ सर्विस रेसिपिएंट ऑफ सर्विस से कंसीडरेशन चार्ज करेगा उस कंसीडरेशन के अंदर फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूडेड होनी चाहिए। ये बात पहले नहीं थी, अमेंडमेंट है। ठीक है, तो अमेंडमेंट क्या है, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, ये अमेंडमेंट है, और कंसीडरेशन के अंदर फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए, ये भी अमेंडमेंट है। और कुछ वर्ड्स हमने यहां काट रखे। ठीक है, पहले लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग होती थी। लैंग्वेज थी, इफ द सप्लायर हैज ऑप्टेड फॉर पेइंग टैक्स, अरे सप्लायर टैक्स क्यों देगा, रेसिपिएंट देगा ना। तो यहां दे रखा था सप्लायर ने टैक्स दिया 5%, 18% के बजाय। अरे आरसीएम में सप्लायर टैक्स देता ही नहीं, रेसिपिएंट देता है। तो ये लैंग्वेज में ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी, इसलिए इस लैंग्वेज को टोटली हटा दिया गया। और पहले रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल लिखा होता था, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर नहीं लिखा होता था। विथ इनपुट टैक्स क्रेडिट इनको मिलती थी ओनली ऑफ इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अगर ये सप्लायर सेम लाइन ऑफ बिजनेस की इनपुट सर्विस लेते थे, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती थी, बाकी नहीं मिलती थी। ठीक है, तो खैर ये पॉइंट अब हट चुका है। तो जो वर्ड यहां पर काट रखे हैं हमने वो नहीं पढ़ने, आपको पढ़िए ही मत उसको। ठीक है, आप तो नया ही पढ़िए, जो वर्ड काट रखे हैं वो पढ़ने ही नहीं है आपको, बात खत्म। ठीक है, अब लैंग्वेज को इंप्रूव किया गया। इफ द सप्लायर डज नॉट इश्यू एन इनवॉइस चार्जिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 12% टू द सर्विस रेसिपिएंट, सप्लायर 12% वाला टैक्स चार्ज नहीं करता सर्विस रेसिपिएंट से, तो आरसीएम लगेगा। और सर्विस रेसिपिएंट 5% वाला टैक्स जमा कराएगा आरसीएम की वजह से। ठीक है, तो रिपीट करते हैं इसको, वापस डिस्कस करते हैं। सर्विस कौन सी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, ये सर्विस। सप्लायर कौन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। और जो कंसीडरेशन चार्ज किया गया इस सर्विस का, उसके अंदर फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूडेड होनी चाहिए। और जो सप्लायर है सर्विस का, उसने अपने बिल के अंदर टैक्स चार्ज नहीं किया है। ठीक है, तो आरसीएम लगेगा। टैक्स रेसिपिएंट देगा, मतलब टैक्स रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स देगा आरसीएम की वजह से। ठीक है, अब इस बात का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने से कुछ और क्लैरिटी आएगी। देखो, इन द अबो एंट्री ऑफ आरसीएम, सप्लायर कोई भी हो, रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और ओनली दोज मोटर व्हीकल्स जो पैसेंजर को कैरी करने में काम आते हैं, मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है, उन पे ये आरसीएम लगेगा। तो जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं ना मोटर व्हीकल, उस पे आरसीएम नहीं लगेगा। जैसे रेंटिंग ऑफ ट्रक्स, क्रेन्स, जेसीबी मशीन विल नॉट अट्रैक्ट आरसीएम, उनकी रेंटिंग पर आरसीएम नहीं है। फिर रेंटिंग का जो अमाउंट है उसके अंदर फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। अगर फ्यूल की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है कंसीडरेशन में, मतलब रेंटिंग अमाउंट के अंदर, तो भी आरसीएम नहीं लगेगा। फिर सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, तो आरसीएम लगेगा। और अगर आरसीएम लगा तो टैक्स रेट क्या लगेगी, रेसिपिएंट किस रेट से टैक्स जमा कराएगा, 5% से। ठीक है, और अगर सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है,
आरसीएम कब लगेगा? जब सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो। जब सर्विस रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हुआ तो आरसीएम नहीं लगेगा। तो एनसीएम लगेगा, यस, तो एनसीएम लगेगा। ठीक है, एनसीएम में कौन टैक्स जमा कराने के लिए लायबल होगा? सप्लायर। फिर सप्लायर के लिए दो बातें, सप्लायर पर एनसीएम लगेगा, बट फिर सप्लायर के लिए दो बातें। अगर सप्लायर आईटीसी ले रहा है तो उस पर इस रेंटिंग पर 12% टैक्स लगेगी, टैक्स रेट लगेगा। और अगर सप्लायर आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले रहा है तो उसको इस सप्लाई पर 5% टैक्स लगेगा। मतलब आईटीसी नहीं लो तो कम टैक्स रेट 5%, आईटीसी लो तो ज्यादा टैक्स रेट 12%। ठीक है, ये कब? जब एनसीएम लगता है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो सप्लायर इनवॉइस के अंदर टैक्स चार्ज करता है ना। तो सप्लायर के लिए बातें, एनसीएम शैल अप्लाई, टैक्स कौन चार्ज करेगा? सप्लायर इनवॉइस के अंदर। अगर सप्लायर आईटीसी ले रहा है तो 12% टैक्स लगाएगा इनवॉइस के अंदर, और अगर सप्लायर आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले रहा है तो 5% की रेट से टैक्स देगा सप्लायर, और इस केस में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। किस केस में? जब आपका रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट ना हो तो आरसीएम नहीं लगेगा, एनसीएम लगेगा। एनसीएम में दो टैक्स रेट्स हैं, सप्लायर देगा टैक्स। चेक करेंगे सप्लायर आईटीसी लेता है क्या। अगर सप्लायर आईटीसी लेता है तो 5% टैक्स, और अगर सप्लायर आईटीसी नहीं लेता है, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो, अगर सप्लायर आईटीसी लेता है तो 12% टैक्स, और अगर सप्लायर आईटीसी नहीं लेता है तो 5% टैक्स। ये टैक्स रेट सप्लायर के लिए, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म के लिए। क्लियर? तो यहां क्या दे रखा है? फिर इस केस में एनसीएम लग जाएगा, और टैक्स रेट क्या होगी? सप्लायर के लिए 12% अगर वो आईटीसी लेता है, और अगर वो आईटीसी नहीं लेता है तो 5% टैक्स लगेगा। फिर आइए, अगर सप्लायर, देखो आपको शुरू में ही बोला कि सप्लायर कौन? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो भी आरसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि आरसीएम कब लगता है? दो कंडीशन है, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया तो भी तो आरसीएम नहीं लगेगा, और उस केस में फिर एनसीएम लगेगा। और उस केस में अगर एनसीएम लगाना तो टैक्स जमा कराने के लिए लायबल सप्लायर होगा। फिर चेक करेंगे सप्लायर अगर आईटीसी लेता है तो 12% टैक्स लगाएगा इनवॉइस में अंदर, और अगर सप्लायर आईटीसी नहीं लेता है तो भी वो 5% टैक्स देगा। ठीक है, टैक्स इस केस में सप्लायर देगा, रीजन एनसीएम लगेगा। मतलब आरसीएम में तो टैक्स 5% ही है। ठीक है, आरसीएम में तो टैक्स 5% ही है, एनसीएम में 12% वाला भी है, 5% वाला भी है। चेक किया जाए, एनसीएम में टैक्स सप्लायर को लगाना है, कौन सा लगाएगा? 12 लगाएगा या 5 लगाएगा? अगर सप्लायर आईटीसी लेता है तो 12 लगाएगा, और अगर सप्लायर आईटीसी नहीं लेता है तो 5% लगाएगा। ठीक, ये हमने विथ अमेंडमेंट जो नवंबर 2020 एग्जाम से अमेंडमेंट इफेक्टिव हुआ है, उस पर हमने ये एंट्री नंबर 15 की, इसमें अमेंडमेंट हुआ। तो आप तो जो वर्ड हमने काट रखे हैं वो पढ़ने ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब एंट्री नंबर 15 के बाद आ जाइए एंट्री नंबर 16। एंट्री नंबर 16 में आते हैं। सर्विसेज ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटीज लैंडिंग स्कीम ऑफ सेबी। सेबी ने सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम बनाई। उसके तहत अगर कोई पर्सन सिक्योरिटी लैंडिंग की सर्विस देता है तो उस पे आरसीएम। अच्छा,
इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या हुआ ये समझ ही नहीं आया। सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस पे आरसीएम लगा दिया और ये स्कीम इसे भी नहीं बनाई, बस इतना ही लिखा। डिटेल में समझते थोड़ा। इफ लेंडर मतलब ए पर्सन हु डिपॉजिट्स द सिक्योरिटीज, ठीक है, तो लेंडर जो अपनी सिक्योरिटीज डिपॉजिट कराता है, ठीक है, वो कौन होता है? वो सिक्योरिटीज उसके खुद के नाम में रजिस्टर्ड हो या इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली अथोराइज्ड ऑन हिज बिहाफ, किसी दूसरे अथोराइज्ड पर्सन के नाम से वो सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड हो, या तो खुद के नाम में, लेंडर के खुद के नाम में, या उसके किसी अथोराइज्ड पर्सन के नाम से वो सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड। तो लेंडर सिक्योरिटीज डिपॉजिट करा रहा है किसके पास? अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के पास। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग अंडर दिस स्कीम ऑफ सेबी, ठीक है। तो लेंडर ने सिक्योरिटी लेंड की अप्रूव्ड इंटरमीडियरी को। फिर अप्रूव्ड इंटरमीडियरी क्या करेगा? देखो दो बातें। लेंडर ये सिक्योरिटी क्या कराएगा? डिपॉजिट कराएगा किसके पास? अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के पास, ताकि अप्रूव्ड इंटरमीडियरी आगे लैंडिंग कर सके। क्लियर? तो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी आगे क्या कर रहा है? अप्रूव्ड इंटरमीडियरी लैंड कर रहा है ये सिक्योरिटीज बोरोवर को, और वो लेंडर का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि ये सिक्योरिटीज किसके नाम से रजिस्टर्ड है। सिक्योरिटीज लेंडर के नाम से रजिस्टर्ड है। लेंडर ये सिक्योरिटीज इंटरमीडियरी को डिपॉजिट करा रहा है, ताकि इंटरमीडियरी आगे ये सिक्योरिटीज बोरोवर को लैंड कर सके, ठीक है। तो इस पर टैक्स कौन देगा? इस पर आरसीएम है। तो जो लेंडर है वो लेंडिंग फीस चार्ज करेगा फ्रॉम बोरोवर से। लेंडर लेंडिंग फीस चार्ज करेगा बोरोवर से, ठीक है। तो उस लेंडिंग फीस पर टैक्स आरसीएम की वजह से बोरोवर देगा। आरसीएम की वजह से बोरोवर टैक्स देगा। तो देखो लेंडर क्या कर रहा है? अपनी सिक्योरिटीज डिपॉजिट करा रहा है किसके पास? अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के पास। फिर वो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी आगे उन सिक्योरिटीज को लैंड कर रही है, किसको? बोरोवर को। और वो लेंडर का नाम उजागर नहीं कर रहे हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन लेंडर बोरोवर से लेंडिंग फीस चार्ज करेगा। उस लेंडिंग फीस पर बोरोवर टैक्स जमा कराएगा आरसीएम की वजह से, ठीक है। ये हमने पढ़ा एंट्री नंबर 16। तो ये हमारा आरसीएम वाला नोटिफिकेशन खत्म हुआ। अब इसके बाद एक आरसीएम का ये जो नोटिफिकेशन था, इसमें लास्ट में एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है। एक एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ये आरसीएम वाला नोटिफिकेशन, इन सो फार एज दे अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, शेल ऑल्सो अप्लाई। जो प्रोविजंस हमने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे लगेंगे, वो प्रोविजंस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पे भी लगेंगे, ठीक है। तो देखो हमने बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन चलाता है? पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट चलाती है, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट को कौन चलाता है? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो क्या दोनों में फर्क होता है? यस, फर्क होता है। क्या फर्क होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना, वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है, और ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है। वैसे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट बनाई गई है, और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर बनाया गया है। तो बात तो एक ही है। तो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या बोला गया कि
ऊपर जो आरसीएम वाले नोटिफिकेशन में इतनी सारी एंट्रीज थी, उनमें जहां जहां वर्ड यूज हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो सारे प्रोविजंस आपके अप्लीकेबल होंगे पार्लियामेंट पे भी और स्टेट लेजिस्लेचर पे भी। मतलब वैसे डिफरेंस है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, लेकिन इनको इस नोटिफिकेशन के पर्पस से एट पार माना जाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट एक ही बात है, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक ही बात है। ठीक है, एट पार माना जाएगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा, मतलब जो प्रोविजंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे लगते हैं वही प्रोविजन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पर इक्वली एप्लीकेबल होंगे। बात समझ आई? चलिए अब सेक्शन 5(3) के लिए आरसीएम। सेक्शन 5(3) किसका? आईजीएसटी एक्ट का। हमने पढ़ा कि सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9(3), वैसा आईजीएसटी एक्ट में 5(3) भी दे रखा है। ठीक है, तो आईजीएसटी लगेगा, आरसीएम में टैक्स रेसिपिएंट देगा। ठीक है, तो आईजीएसटी के लिए टैक्स रेसिपिएंट देगा, वो वाली सर्विसेज तो इसमें इंक्लूड हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए 9(3) में, उन पे तो ये आईजीएसटी लगेगा ही। मतलब वो जो इतनी एंट्रीज ऊपर दे रखी थी ना, उन पे भी आईजीएसटी लगेगा, बट सेक्शन नंबर बदल जाएगा। 9(4) ऑफ सीजीएसटी के बजाय 5(3) ऑफ आईजीएसटी, आरसीएम लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। टैक्स यानी आईजीएसटी रेसिपिएंट पे करेगा। तो वो वाली सारी सर्विसेज जो ऊपर दे रखी थी वो यहां पर भी हैं। 5(3) के लिए कुछ एडिशनल और भी है, मतलब ऊपर वाली तो है ही है जिन पे आईजीएसटी आरसीएम के तहत रेसिपिएंट पे करेगा। एडिशनल दो और भी हैं। देखो कौन सी हैं? अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो आप, कोई भी सर्विस इंपोर्ट करते हैं, एनी सर्विस कोई भी, सप्लाइड बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब फॉरेन में फॉरेन सप्लायर है सर्विस का, और रेसिपिएंट कौन है? टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। ठीक है, तो सप्लायर है फॉरेन का और रेसिपिएंट है एनी पर्सन जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, सिवाय नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को छोड़कर। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, ऑनलाइन सर्विस ले रहा है, उस पे नहीं, बाकी सब पे जो सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं उन सब पे आरसीएम लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि वो सर्विस फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेन से इंपोर्ट करने को क्या माना जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, उस पर आईजीएसटी लगेगा और आरसीएम लगेगा। तो टैक्स कौन देगा? इंपोर्टर। ठीक इसी तरीके से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय वेसल, सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बाय वेसल कौन दे रहा है? फॉरेन सप्लायर। तो मतलब एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब फॉरेन सप्लायर। रेसिपिएंट कौन? रेसिपिएंट इंपोर्टर। कौन सी सर्विस? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल। ठीक है, कहां से कहां तक, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया, मतलब फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट, फॉरेन पोर्ट टू इंडियन पोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस वेसल के द्वारा दी गई। तो सप्लायर कौन है? फॉरेन का, रेसिपिएंट इंडिया का, इंपोर्टर। ठीक है, वो टैक्स देगा। तो इंपोर्टर वही कस्टम्स एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है वो ली जाएगी, और इंपोर्टर मतलब टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए, और इंपोर्टर इन रिलेशन टू एनी गुड्स एट एनी टाइम
बिटवीन देयर इम्पोर्टेशन एंड एट द टाइम व्हेन दे आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, जब तक वो क्लियर नहीं होता गुड्स तब तक, includes any owner, beneficial owner or any person holding himself out to be the importer। मतलब इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखी, शॉर्ट में लिख देते कि या तो इंपोर्टर या उसका एजेंट। वो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है तो वो रेसिपिएंट आरसीएम की वजह से इस सर्विस का आईजीएसटी टैक्स रेसिपिएंट चुकाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या बात करी कि वो जो ये हमने पढ़ा 5(3) वाला आरसीएम, सेक्शन 5(3) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, इसमें वो 5(3) वाली सर्विसेज तो शामिल है ही है, ये दो और एडिशनल हैं। 9(3) वाली सर्विसेज तो है ही है, उन पे आईजीएसटी लगेगा ही, और ये दो एडिशनल और भी हैं। ठीक है, ये हमने 5(3) वाला आरसीएम समझा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम 9(4) वाला आरसीएम समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही।